हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की दो शक्तियां बची, एक उसकी पूर्ण न्याय करने की शक्ति और दूसरा अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की शक्ति। एक उसे अनुच्छेद 142 से मिल रही है और दूसरी अनुच्छेद 137 से मिल रही है। जब अनुच्छेद 142 की शक्ति के बारे में देखेंगे तो वो जिन शब्दों में दी गई है उसके बारे में देखेंगे, कहता है उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश दे सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। कुछ लिमिटेशंस यहीं फिक्स हो गई। सबसे पहली बात जो 142 की शक्ति के बारे में आई वो क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यानी ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 142 की शक्ति सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से प्रयोग में ला सके। स्वतंत्र रूप से प्रयोग में ला सके मीनिंग देयर बाय ये नहीं हो सकता कि तुम जो एप्लीकेशन या पिटीशन है उसे अनुच्छेद 142 के अंतर्गत फाइल कर पाओ उस प्रकार से जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए आप समावेदन अनुच्छेद 32 के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष अंतर्गत 226 प्रस्तुत करते हो, वैसा नहीं है। क्योंकि कहता है अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। और किसमें कर रहा है? किसी वाद या विषय में। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबंध तो आए, लेकिन प्रतिबंध बड़े विस्तृत नहीं है और वह अधिकारिता का प्रयोग में क्या कर सकेगा ये पूर्णतः उसी के विवेक पर छोड़ दिया गया। यह नहीं बताया गया कि पूर्ण न्याय करने के लिए तुम ये कर सकोगे, कोई प्रतिबंध नहीं है। सीधे कहा कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए, तो इन शब्दों के साथ चूंकि कोई विशेषक शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं, इसलिए पूर्ण न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी होगा वो सब कुछ इस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय उस समय कर पाएगा जब वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी डिग्री या किसी आदेश को पारित कर रहा है। इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। अब सवाल ये पूर्ण न्याय, पूर्ण न्याय क्या है? शब्द अपने पूरे विस्तार में समझा जाता है। पूर्ण न्याय का मतलब है अन्याय को हटाना और न्याय को करना, तभी पूर्ण न्याय कहा जा सकता है। अब दो बातें होती हैं, एक इंडिविजुअल जस्टिस है और एक यूनिवर्सल जस्टिस है। जो इनके लिए ठीक हो सकता है वो इनके लिए ठीक हो ये कतई जरूरी नहीं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो इनके लिए भी ठीक होंगी और इनके लिए भी ठीक होंगी, लेकिन शेष चीजें ऐसी होती हैं जो इनके लिए ठीक होंगी किंतु इनके लिए ठीक नहीं होंगी। हम लोगों ने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा था। बात अन्य विषयों में भी चल सकती है और अन्य विषयों के उदाहरण देकर भी आपको यह समझाया जा सकता है कि जो कुछ इनके लिए ठीक होता है वो इनके लिए ठीक नहीं भी हो सकता है और कुछ यूनिवर्सल है जो सबके लिए ठीक होता है। अन्य विषयों के उदाहरण देकर भी ये बात स्पष्ट की जा सकती है, लेकिन चूंकि हम लोग कानून पढ़ रहे हैं
इसलिए बात कानून की ही करेंगे। तो क्या कहता है हिंदू मैरिज एक्ट, हम लोगों ने देखा था, वहां क्रूरता, इसके आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति ये दी गई थी और क्रूरता को डिफाइन करते हुए कहा था कि विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति उस क्षण पारित कर दी जाएगी जब याची के विचार में प्रत्यर्थी ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है। याची के विचार में, हो सकता है इनके विचार में न भी किया हो। हर व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थिति अलग होती है, हर व्यक्ति की भाषा अलग है, हर व्यक्ति के व्यवहार करने का ढंग अलग है। और जब आप किसी से विवाह करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे पारिवारिक परिवेश में ही विवाह करेंगे जहां आपकी विचारों की समानता होगी। हां, कई बार असमानता ये भी हो सकती है। कोई लोग बड़े मीठी जबान के होते हैं, हालांकि जो पाखंडी टाइप के लोग होते हैं वो भी बड़ी मीठी जबान के होते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलने में सॉफ्ट होते हैं और कुछ लोग बोलने में कठोर होते हैं। लेकिन जो बोलने में कठोर है वो हृदय से कठोर होगा, कतई जरूरी नहीं। और जो बोलने में सॉफ्ट है वो कपटी नहीं होगा, ये भी कतई जरूरी नहीं है। अक्सर तो उलट ही देखने को मिलता है। जो बोलने में बहुत कठोर है वो हृदय से बड़ा सॉफ्ट होता है, और जो बोलने में बड़ा मीठा है वो बड़ा कपटी होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा होता है। अब दोनों पक्ष नाटकबाज हैं, दोनों बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं, और एक ने एक दिन कठोर बोल दिया, तो जिसने कठोर बोला है उसे अन्य लोग भले ही कठोर न माने, लेकिन अगर याची ये मानता है कि उसके साथ कठोरता का व्यवहार प्रत्यर्थी ने किया है और ये क्रूरता है, तो हो सकता है ये मान भी लिया जाए, क्योंकि शब्द क्या है, याची ने, ठीक है, सॉरी, प्रत्यर्थी ने याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। यानी याची का इंडिविजुअल दृष्टिकोण क्रूरता के संबंध में जो होगा उसको देखा जाएगा, और याची का इंडिविजुअल दृष्टिकोण क्रूरता के बारे में क्या हो सकता है, ये स्वयं याची की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि के संबंध में, या उसके फ्रेंड सर्किल के संबंध में, या उसकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशंस हैं, उसका जो एजुकेशनल वातावरण है, उसके संबंध में एविडेंस के आधार पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि जिसे यह क्रूरतापूर्ण व्यवहार कहता है प्रत्यर्थी का, क्या वाकई उस व्यवहार को इसके प्रति क्रूरतापूर्ण माना जा सकता है। ऐसा होता है। आप जो प्रबंध मैनेजमेंट संबंधी पढ़ाइयां हैं, उन जो विषय हैं उनको करने वाले लोगों की शक्ल और व्यवहार करने का ढंग देखो, वो बिल्कुल अलग होता है। वो उस व्यक्ति जैसा नहीं होता जो लिटरेचर को पढ़ता है, उस जैसा नहीं होता। लिटरेचर पढ़ने वाला आदमी बिल्कुल अलग ढंग से दिखाई देता है, उसकी बातचीत, उसका रहने सहने का ढंग वो बिल्कुल अलग है, और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले लोगों का बिल्कुल अलग। उनमें से कौन अच्छा कौन बुरा, हम इस विषय पर कोई मत नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी दोनों का परिवेश ये बिल्कुल अलग है। और साहित्य का आदमी जिस बात को बड़े हल्के में ले सकता है, यह साहित्य का आदमी जिस बात को बड़ी गंभीरता से ले सकता है, उसका बिल्कुल उलट व्यवहार मैनेजमेंट के आदमी का हो सकता है। तो अगर साहित्य का आदमी क्रूरता की शिकायत कर रहा है, या फिर मैनेजमेंट का आदमी क्रूरता की शिकायत कर रहा है, तो जिस बात के बारे में वो दोनों क्रूरता की शिकायत कर रहे हैं, वो बात दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकती है। एक बात जिसके संबंध में
क्रूरता की शिकायत मैनेजमेंट का आदमी नहीं करेगा, साहित्य का आदमी कर सकता है। और साहित्य का आदमी जिस बात के बारे में क्रूरता की शिकायत नहीं करेगा, मैनेजमेंट का आदमी उसके बारे में कर सकता है। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये फ्रेंड सर्किल, इसके बारे में साक्ष्य के आधार पर यह तय किया जाएगा कि प्रत्यर्थी ने जो व्यवहार याची के साथ किया, क्या याची उसके बारे में यह मानेगा कि वो क्रूरतापूर्ण है। यदि हां, तो डाइवोर्स डिग्री मिलेगी। ये इंडिविजुअल जस्टिस है, ये वैयक्तिक न्याय है, ये न्याय का अकेलाकरण है। इसी को न्याय का अकेलाकरण कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में जैसे बेंथम कहता ना कि कानून का अकेलाकरण किया जाएगा, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ, ये किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा? ताकि यह जाना जा सके कि कानून की जो विशेषताएं हैं वो इसमें है या नहीं। क्योंकि कानून की कुछ विशेषताएं बेंथम बताता है, वो 9-10 विशेषताएं आपको बताई गई हैं। तो कानून, उसका एक नाम होता है, उसका एक विशेष क्षेत्र होता है, उस पर वो लागू होता है, संप्रम का समादेश होता है, अनुशासित समर्थित होता है, उसकी एक विषय वस्तु होती है, उसकी एक संकल्पना होती है, उसकी एक अभिकल्पना यानी डिजाइन होता है। ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। बेंथम की 9-10 विशेषताएं हैं। वो कहता है ये 9-10 विशेषताएं जिसमें मिल रही हैं वही कानून है, उसके अलावा कुछ भी कानून नहीं है। क्योंकि वो प्रमाणवादी है। और उसका कथन क्या है? उसका कथन ये है कि विधि जो है उसका अध्ययन करना है। अब जब आप ये कह रहे हो विधि जो है उसका अध्ययन करना है, तो आप ही की जिम्मेदारी, आप ये बताओ विधि क्या है, तभी तो हम अध्ययन करेंगे। भाई वो ये कहता है कि 2 प्रकार के नियम हैं जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। एक नैतिकता के नियम है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे, और एक कानून के नियम है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करेंगे। दोनों नियम ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, लेकिन हमें जो अध्ययन करना है वो किसका? मॉरलिटी के नियमों का नहीं करना है, विधि जो है उसका अध्ययन करना है। यानी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने वाले 2 नियम, एक नैतिकता के, दूसरे कानून के, और जो अध्ययन चलना है वो किसका? कानून का। तो फिर कानून क्या है ये तो बताना पड़ेगा। और जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक आप किसी से यह अपेक्षा कैसे कर सकते हो कि वो कानून का अध्ययन करे? जब तक आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप कहते हो विधि जो है उसका अध्ययन करना चाहिए। किसे? उन लोगों को जो लायर इस डेफिनेशन में आते हैं। और लायर की डेफिनेशन में कौन कौन है? एडवोकेट, जजेस, लॉ टीचर और लॉ के विद्यार्थी। तो सवाल यह है, जब आप इनसे यह अपेक्षा कर रहे हो कि विधि जो है ये उसका अध्ययन करें, तो आप बताओ ना, व्हाट इज द टेक्निक? ये ढूंढा कैसे जाए कि कानून क्या है? ये भी तो आप ही की जिम्मेदारी है। तो उसके लिए बेंथम ने 10 विशेषताएं कानून की बताई हैं कि ये विशेषताएं कानून के नियमों में ही पाई जाती हैं, और जिसमें ये पाली जाएं वो कानून है, वो नैतिकता का नियम नहीं है। ठीक है? आप किसी भी व्यवस्था में जाइए तो जिन नियमों में आपको ये 10 विशेषताएं मिल जाएं, वे नियम उस व्यवस्था में कानून के नियम माने जाएंगे। वे नियम उस व्यवस्था में नैतिकता के नियम नहीं माने जा सकते। इस ढंग की बात बेंथम ने बताई है। और बेंथम ने कानून जो शब्द प्रयोग किया है वो किसके लिए? पूरी व्यवस्था के लिए। यानी कानून शब्द वो प्रयोग करते हैं तो वैसे ही करते हैं जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, आप कहते हो लॉ कर रहे हैं। और जब आप कहते हो लॉ कर रहे हैं तो उसमें 22-23 विषय शामिल होते हैं कानून के, और वे 22-23 विषय में से प्रत्येक अकेला भी कानून है, और वे सब मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। उसे भी आप ला ही कह रहे हो, उसके लिए कोई अलग शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। तो ये जो व्यवस्था के रूप में ला का संबोधन है ये बेंथम से आता है, और बेंथम ने विधि को विधिक व्यवस्था के रूप में समझा है। लेकिन
बेंथम कहता कि कानून जो है उसका अध्ययन करना है। तो कानून जानने के लिए कि कानून क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ ये करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था के रूप में हम कानून को समझ रहे हैं, और कानून हमें ये जानना भी है कि जिसे हम कानून समझ रहे हैं क्या वो कानून है, ये भी तो है। ठीक है, आदमी, ये तो पूरे संसार के आदमियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मनुष्य, ये तो पृथ्वी ग्रह पर जितने मनुष्य रह रहे हैं उन सबके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लेकिन मनुष्य के कुछ गुण हैं, और इस ह्यूमन कम्युनिटी में से कोई व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है, अगर हमें यह जानना है तो इंडिविजुअलाइजेशन की प्रक्रिया ये तो अपनानी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर को निकालना होगा और फिर जांचना होगा इंडिविजुअली कि क्या यह वाकई उन विशेषताओं से युक्त है जो ह्यूमन बीइंग्स में होती हैं, और इफ यस देन इट विल बी ए ह्यूमन बीइंग। तब ये इंडिविजुअलाइजेशन की प्रक्रिया से निश्चित किया गया आदमी होगा। इसे इंडिविजुअलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, और इसका उपयोग बेंथम ने किया है। कहते हैं विधि का अकेलाकरण ये करना पड़ेगा। तो ऐसे इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर निर्णित किया गया न्याय ये भी होता है। जो इनके लिए ठीक है वो इनके लिए ठीक हो जरूरी नहीं है, और कंप्लीट जस्टिस चाहिए। कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस का मतलब यह हुआ कि अगर ये मांगने गए हैं और ये शिकायत उस अन्याय के बारे में कर रहे हैं जिस अन्याय को अगर किया जाए तो ये भी अन्याय मानेंगी, तब तो कानून के मुताबिक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कानून की प्रकृति यूनिवर्सल होती है। कानून जिस बात को मना करेगा वो इनके लिए भी अनुचित होगा, इनके लिए भी अनुचित होगा। कानून की प्रकृति सार्वभौमिक है, और कानून कई बार सार्वभौमिकता के कारण व्यक्ति की जो अपनी परिस्थिति है उसमें न्याय करने में पूर्णतः असफल हो सकता है। यह हो सकता है जो इनकी सिचुएशन है वो इतनी स्पेशल है कि अगर जनरल जो कानून सामान्यता लिए है उसके मुताबिक अगर न्याय कर दें तो इनके साथ न्याय नहीं होगा, इनके साथ भले ही हो जाए, क्योंकि इनकी सिचुएशन कुछ स्पेशल हो गई। कानून तो यह कहेगा कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कानून तो यह कहेगा, कानून एप्लीकेशन में यूनिवर्सल होगा। कानून कभी भी एप्लीकेशन में इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्ति की वैयक्तिक विशेषता इसकी मांग कर सकती है कि उसके साथ एक लकड़ी से सारी भेड़ें हाँकने जैसा व्यवहार न किया जाए। व्यक्ति वैयक्तिक विशेषताओं से युक्त हो सकता है। अगर आप ये कहोगे जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो सुदूर ग्रामीण एरिया में, ये सुदूर हिल एरिया में रहने वाला आदमी तो कभी पहले आएगा ही नहीं, और जब वो कभी पहले आएगा ही नहीं तो कभी पहले कुछ पाएगा ही नहीं। तो उसके लिए देश के संसाधनों का क्या अर्थ बचेगा। और न तो रिमोट एरिया में पैदा होना उसने चाहा था, ऐसा भी नहीं है कि उसने अपने पैदा होने के स्थान का स्वयं चयन किया था, ऐसा भी नहीं है। उसने थोड़ी चाहा था, ये तो अनचाहा है। और उस रिमोट एरिया के रिमोट एरिया हो जाने में स्वयं उसका कोई रोल हो, ऐसा भी नहीं है। भाई ये तो एक अभिशाप है कि वो वैसी परिस्थितियों में पैदा हो गया। एक व्यक्ति जो विकलांग है, तुम तो फांदते हुए 2 मंजिल चढ़कर
डीएम साहब को एप्लीकेशन अपनी परेशानियों के लिए दे आओगे, लेकिन अगर डीएम साहब 2 मंजिल पर ही बैठेंगे तो वो विकलांग जो चल ही नहीं सकता, वो अपनी परेशानी के लिए कैसे जाएगा डीएम साहब के पास? तो उसके लिए डीएम साहब के होने या न होने का क्या अर्थ? तो इंडिविजुअलाइजेशन ये भी न्याय की मांग हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन कानून का यही ठीक नहीं है। इसीलिए ये फेसबुक के बेवकूफ होते हैं जो इस ढंग की बातें करते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार अन्याय उत्पन्न कर सकता है, इससे समान व्यवहार भी होना चाहिए। और इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर वैयक्तिक न्याय, इसको भी गठित होना चाहिए। अगर सिर्फ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ होगा तो फिर अन्याय भी हो सकता है। जस्टिस अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ द लॉ होना चाहिए। लॉ की स्पिरिट क्या है? प्रत्येक को न्याय देना। और न्याय का मतलब क्या है? जो होना चाहिए वो हो। न्याय का एक ही अर्थ है, न्याय का इससे डिफर कोई अर्थ है ही नहीं। तो इंडिविजुअल व्यक्ति की जो इंडिविजुअल परिस्थिति है वो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ की मांग कर सकती है, और जो लॉ है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो कई बार पूर्ण न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय का मतलब क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए वो नहीं करेंगे, भले ही कानून कहता हो वही करो, क्योंकि कानून तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। इनका सिलेक्शन गलत हुआ। किसने किया? सिलेक्शन बोर्ड ने। इन्होंने तो नहीं कहा कि हमारा सिलेक्शन गलत कर दो। जिन्होंने किया वे सब मर गए, सब मर गए, कोई नहीं बचा। और उन सब ने कॉपी जो चेक की वो कैसे चेक की? कि ऐसे फेंक दी, जितनी नीचे गिर गई वो सब फेल, जितनी मेज पे आ गई वो सब पास, ऐसे चेक की। इन्होंने कहा था चेक करो ऐसे, इन्होंने तो नहीं कहा था। वो जो एग्जामिनर थे वो इतने नीच थे कि कॉपी अधिक चेक हो जाए, सिर्फ इसलिए उन्होंने ऐसा किया और पैसे कमाए। उसमें ये मेरिटोरियस थे, बाहर हो गए। ये बेवकूफ थी लेकिन सेलेक्ट हो गई। अब सवाल ये है, न तो इनका कोई दोष न इनका कोई दोष, जिसका है वो मर के चला गया। इन्होंने चैलेंज कर दिया, अब देखा गया वाकई गड़बड़ है। अब इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ, यूनिवर्सल जो लॉ है वो क्या कहेगा? इनकी कॉपी गलत, बाहर करो इन्हें। और ये मेरिटोरियस है, ये ठीक थे, इनको अंदर करो। लेकिन तब तक इनकी शादी हो गई, ब्याह हो गए, बच्चे हो गए, 4 लोन इन्होंने ले लिए। अब अगर इन्हें नौकरी से निकाल दें तो भीख मांगने के अलावा इनके पास चारा कोई नहीं है। और यह भी ठीक है कि इन्हें नहीं होना चाहिए वहां, लेकिन अगर लॉ को यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर देंगे, जो कानून कहता है सिर्फ वही करेंगे, तो अन्याय होगा। क्योंकि न्याय क्या है? जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। होना तो यह चाहिए कि वो जो मर के चले गए उन्हें उठा के पटका जाना चाहिए। और इन्होंने जो कुछ किया, ये जो आर्थिक भार इन्होंने अपने सिर ले लिया, वो सब उनसे वसूला जाना चाहिए। होना तो ये चाहिए, और इन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और इनके वो वर्ष भी वापस होने चाहिए जो ये, ऐसा तो नहीं एक में इन्होंने कुछ नहीं किया, अगले में सेलेक्ट भी हो सकती थी, तो वो वर्ष भी इन्हें वापस मिलने चाहिए ताकि ये फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी कर पाए। और ये असंभव है, इसलिए असंभव में रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए इंडिविजुअल जस्टिस, इसको करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल जस्टिस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो अन्याय को हटाना और न्याय को करना, इसे पूर्ण न्याय कहेंगे। अगर इंडिविजुअल जस्टिस करने की ताकत
ये किसी अथॉरिटी में नहीं होगी। तो भले ही एक मामले में या अनेक मामलों में आप न्याय कर भी लें, लेकिन कोई एक मामला ऐसा हो सकता है जिसमें आप न्याय करने में असफल हो जाए, ठीक है ना। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों का मतलब सभी नागरिक होता है, उसमें कोई एक छूटता नहीं है। सभी नागरिक का मतलब सभी नागरिक, सभी नागरिकों को हर प्रकार का न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इसे देने के लिए और भी चीजें हैं, लेकिन अवसर की समता इन्हें कहां मिल रही। तो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ की जरूरत है, वो सॉरी इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द जस्टिस की जरूरत है। तो फिर अब होना क्या चाहिए कि नौकरी इन्हें देंगे, लेकिन ये भी रहेंगी, अब रहेंगी ये भी, क्योंकि समय बहुत निकल गया है, क्योंकि हम इन्हें अब अवसर की क्षमता दे ही नहीं पाएंगे अगर हम नौकरी से निकाल दें, ठीक है। अब ये रहेंगी, और लॉ अगर यूनिवर्सलिटी में लागू हो जाए तो नहीं हो सकता। लेकिन अब न्याय की मांग ये भी है कि ये जहां तक प्रमोशन पा गई, लेकिन आज जिस पोस्ट पर है उससे सीनियोरिटी, ठीक है, अब काउंट नहीं होगी। जैसे ये मानिए एलडीसी क्लर्क इस रूप में सिलेक्ट हुई थी और यूडीसी पहुंच गई। अब एलडीसी के तौर पर इन्होंने जब नौकरी ज्वाइन की थी और आज तक का अगर पीरियड जोड़े तो 20 साल बनता है, और यूडीसी संवर्ग में जब इन्होंने ज्वाइन किया उससे आज तक का जोड़े तो 5 साल, क्योंकि यूडीसी में प्रमोशन अभी 5 साल पहले पाया, और ये आ जा रहे हैं एलडीसी में, ठीक है ना, ये आ जा रहे हैं। और अगर इन्हें आना कब चाहिए था, 20 साल पहले आना कब चाहिए था, 20 साल पहले। अब अगर इन्हें टोटल सीनियरिटी मिल जाए तो ये 20 साल सीनियर हो गई, और ये अभी नौकरी में आ रहे हैं, ठीक है ना, जबकि इन्हें 20 साल सीनियर होना चाहिए और इन्हें तो बाहर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सीनियरिटी भी इन्हें देने हैं तो ये हमेशा इनकी सीनियर हो जाएंगी, क्योंकि जब तक ये यूडीसी बनेंगे तब तक ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट ये हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि इनकी तो 20 साल हो चुकी नौकरी। तो इसलिए किया यह जाएगा कि हम इन्हें सारे लाभों सहित, यानी सीनियर के हम मानेंगे इन्होंने 20 साल नौकरी की, ठीक है, हम ये मान लेंगे, और इन्हें आज की डेट पर 20 साल की सीनियरिटी सहित यूडीसी क्लर्क बनाएंगे। इन्हें 5 साल जूनियर के तौर पर यूडीसी रहने देंगे, ठीक है, ताकि ये कुछ ही दिनों में ऑफिस सुपरिटेंडेंट हो जाएं और अपने मूल को कुछ तो प्राप्त कर लें, कुछ तो प्राप्त कर लें। ये इस पर्टिकुलर मामले की जो आवश्यकता है वो मांग कर रही है, ठीक है, और ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में। लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द जस्टिस ये मांग करता है कि ये ताकत सब में नहीं होनी चाहिए, किस मामले में इसका उपयोग किया जाए और कब न किया जाए, क्योंकि ताकत अन्याय करने के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। आप कभी धार्मिक सीरियल देखेंगे तो वहां जब गुरु दिव्यास्त्र देता था तो हर शिष्य को नहीं देता था। जो शिष्य बड़ा सक्षम होता था, बहुत सक्षम होता था, जिसके बारे में उसका ये विचार होता था कि ये उचित परिस्थिति, उसी का निर्णय या उचित परिस्थिति के आ जाने पर ही, यानी बिल्कुल ठीक स्थिति है, तभी उन अस्त्रों का प्रयोग करेगा, क्योंकि ऐसे अस्त्र और शस्त्र सिर्फ मानव कल्याण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं जब सामने ऐसे लोग हों जिनसे सामान्य अस्त्रों से जीता ही नहीं जा सकता, और जिनके जिंदा रहते मानव मूल्य के सुरक्षित होने की कोई गारंटी नहीं। तब इन शस्त्रों का प्रयोग होता है अपने अहम की संतुष्टि के लिए कि हम जीत के रहेंगे, इस बात के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता। और इसीलिए महाभारत में पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है,
और कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष है, क्योंकि धर्म और अधर्म पूजा पद्धति नहीं है, वो आपकी समझ नहीं है। ठीक है, मानव मूल्य यही धर्म कहलाते हैं, मानव मूल्यों की रक्षा यही धर्म कहलाती। अर्जुन तो समस्त दिव्यास्त्रों से युक्त है, लेकिन कभी भी दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं करता है। तो भगवान है उसके रथ पे, लेकिन फिर भी इस बात का उसे कोई घमंड नहीं। और भीष्म और द्रोण और कर्ण, कोई तो इच्छा मृत्यु का वरदान हासिल किए है, कोई किसी वरदान के सहारे युद्ध भूमि में खड़ा है। तो अन्याय तुम कर रहे हो, ये नहीं कर रहा, तुम गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर वो दिव्यास्त्र का प्रयोग करे तो तुम्हारे पास लाख इच्छा मृत्यु का वरदान हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, एक झंझट तो क्रिएट होगा। तो सवाल ये है कि जो बड़ी ताकतें हैं, दिव्यास्त्र का मतलब क्या हुआ, बड़ी ताकत। बड़ी ताकत छोटों के हाथ में नहीं दी जाती है। ठीक है, कहते हैं किसी भी देश का परमाणु बटन किसके हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में, या प्राइम मिनिस्टर अगर उस व्यवस्था में सर्वोच्च है तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, वो किसी सेना अध्यक्ष के हाथ में नहीं है, किसी सैन्य जनरल के हाथ में नहीं है। क्योंकि सैन्य जनरल, इसकी जो मानसिक दशा होती है ये डिफरेंट क्वालिटी की होती है, उसे गुस्सा जल्दी आता है। और जो पॉलिटिशियन होता है वो बहुत ठंडा होता है। ठीक है, और ठंडा होना उसकी विशेषता है। तुम रोज उसे गाली देते हो, तो रोज, प्रतिदिन, और रोज अपने छोटेपन का प्रदर्शन उसके सामने करते हो, लेकिन फिर भी कल पहुंच जाते हो कि फला थानेदार ने हमसे ये कह दिया है, आप कह दो, तुरंत वो फोन उठाता है, तुरंत मिलाता है। ये आदमी का बड़प्पन है। तुमसे तो कोई कुछ उल्टी बात कह दे, तुम उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते, तुम रोज उसे गाली देते हो। और तुम कहो कि हमसे वोट मांगने आ गए, तो तुम्हारा वोट वो दो चाटे मार के भी हासिल कर सकता है, और करते रहे हैं। ठीक है ना, तुम्हारे वोट की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है उसे। ठीक है, तुम्हारा वोट वो फर्जी भी डाल लेगा। ये बातें सैद्धांतिक तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन व्यवहारिक तौर पर होती तो है ही है। तो इसलिए ये ताकत हमेशा बड़ों को दी जाती है। अन्याय इसे हटाना है और न्याय करना है। कई बार कानून लागू करेंगे, अन्याय हो जाएगा, लेकिन हां, ये सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल जस्टिस करने की जो उसकी ताकत है, जो अनुच्छेद 100, अब चूंकि ये इंडिविजुअल जस्टिस है, जो व्यक्ति की इंडिविजुअल परिस्थिति, इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, इसलिए ये अनुच्छेद 141 के अंतर्गत केसला नहीं भी हो सकता है और केसला हो भी सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअल परिस्थिति जब जब पैदा हो तब तब ये निर्देश काम आएंगे। अब वो हो गया। और यह भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मामले में न्याय की जो मांग थी वो दूसरे मामलों में न हो, इसलिए 142 की सहायता से जो कुछ दिया जाएगा वो इंडिविजुअल जस्टिस को सुनिश्चित कर सकता है और वो यूनिवर्सल जस्टिस में सहायता ये भी कर सकता है। दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद की सहायता से वो भी करता है जो विशेष मामलों में होता है, और ऐसा भी करता है कि जो सभी मामलों में लागू हो जाए। दोनों ही बातें इसके अंतर्गत होती हैं। और कोई भी बात जो बेअर्थ से समर्थित नहीं है और कानून की फील्ड में बोली जा रही है, तो वो बात ठीक नहीं हो सकती। अगर हम ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द लॉ, इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या ऐसी बातें भी कह सकता है जो उसी प्रकृति की सभी बातों में लागू हो, यानी जिनका एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो। और ऐसा भी किया जा सकता है कि जो इंडिविजुअली पर्टिकुलरली उसी मामले में लागू हो। दोनों बातें हो सकती हैं। तो ऐसा कहने का आधार यह हमें बेयर एक्ट में दिखाना होगा। आप देखेंगे तो क्या कहता है उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, यानी पहली लिमिटेशन तो उच्चतम न्यायालय पर यही है कि वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा हो।
और अधिकारिता का प्रयोग वो कब कब करेगा? अनुच्छेद 129 में जब कंटेम्प्ट के लिए दंड देगा या अपने क्षेत्राधिकार को विनिश्चित करेगा। दूसरा, जब अपीलेट जुडिक्शन में वो अनुच्छेद 132, 133, 134 या 136 के अंतर्गत अपीलें सुनना होगा या अपनी पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर रहा होगा। यही वो चीजें हैं। या अनुच्छेद 32 में वो फंडामेंटल राइट से संबंधित सवाल सुनना होगा या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले सुनना होगा या किसी भी इंस्टीट्यूट में जो उसे अपीलेट जुडिक्शन दिया गया हो, ये तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अपीलेट जुडिक्शन है। ये हो सकता है कि बहुत सारी विधियां हो जिनमें सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट जुडिक्शन ये मिला हो, ठीक है ना। तो जहां भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकृत किया गया है किसी भी मामले को सुनने के लिए, तो वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है। और जब वो अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है तब अनुच्छेद 142 की जो पूर्ण न्याय करने की शक्ति है इसका उपयोग करेगा। और किसके संबंध में? वाद या विषय, यानी स्वतंत्र रूप से नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो कहा जाता है वह व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखकर कहा जाता है, ठीक है ना। अगर आप इतने डिग्निटीफुल, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है तो इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि ऐसा कर लीजिए, क्योंकि मालूम है आदमी बहुत मर्यादित है, जितना कहा जाएगा उससे अधिक करेगा ही नहीं, ठीक है ना। यदि अन्यथा कुछ किया जाना ठीक नहीं होगा, अमर्यादित होगा, तो वो उससे आगे बढ़ेगा ही नहीं। जो बदतमीज टाइप का आदमी होता उससे ये कहा जाता कि खबरदार इससे आगे कुछ किया तो ठीक नहीं होगा, उससे भाषा अलग होती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतना कहा गया कि जब किसी बात या विषय में अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो तभी करिएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। यानी आप अनुच्छेद 142 की शक्ति का वो प्रयोग करें, आपके लिए इसके लिए एलिजिबल होने चाहिए कि आप अपना वाद या विषय सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता देने वाली किसी विधि के अंतर्गत या भारत के संविधान के अंतर्गत उनके समक्ष ले जाने के लिए अधिकृत हो, तभी इस अधिकारिता के प्रयोग की मांग हो सकती है आपके द्वारा। अन्यथा इस अधिकारिता के प्रयोग की मांग नहीं हो सकती। और इस अधिकारिता के प्रयोग की सिर्फ मांग हो सकती है, इस अधिकारिता के प्रयोग की मांग अधिकार स्वरूप नहीं हो सकती। जैसे आप फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की मांग अधिकार पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो द फंडामेंटल राइट ऑफ योरसेल्फ, लेकिन यह आपका अधिकार नहीं है, यह उनकी शक्ति है, ठीक है ना, कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए वाद या विषय में, जो कि किसी कानून या संविधान के अंतर्गत उनके समक्ष विचार के लिए लाया गया है, करना उचित समझते हैं तो वो करेंगे। अन्यथा आप मांग करते रहो, इससे क्या होता है। और इसका प्रयोग वो किस सीमा तक करेंगे ये भी उन्हीं का मसला है, लेकिन वाद या विषय ये होना चाहिए उनके समक्ष। और वाद होगा तो हो सकता है इंडिविजुअल जस्टिस इसको सुनिश्चित करें, और जब विषय होगा तो वो ऐसा भी सुनिश्चित कर सकते हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें महिलाओं के कार्यस्थल पर किस प्रकार के नियमों के मुताबिक काम लिया जाना चाहिए, इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश आए थे। यद्यपि अब इस संबंध में कानून बन गया है, लेकिन तब कानून नहीं था। जिसे महिलाओं की विशेष स्थिति है, नाइट शिफ्ट में उनसे ड्यूटी नहीं कराई जा सकती, और अगर करा भी रहे तो उनकी ड्यूटी ऐसे स्थानों पर होनी चाहिए जहां पर्याप्त फैसिलिटीज हो, ठीक है ना। ये ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि तब ये
नौकरी करेंगे तो फिर ये क्यों नहीं करेंगे? ये निगेशन है फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें जैसा बनाया है उसमें उनका कोई दोष नहीं है, और जो ईश्वर ने बनाया है वो उपयोगी है, ये भी सही है। तो जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करके, ठीक है, उसे उसके हक और हकूक देने होंगे। आप उसके अपने जैसा होने की मांग नहीं कर सकते, ये बात ही गलत है शुरुआत से। इसलिए विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें उन्होंने महिलाओं के कार्यस्थल पर संबंधित नियमों को, जिससे आप ये नहीं कह सकते महिला से कि आप ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि उसे घरेलू काम भी करना है, ये मानना ही होगा। आप उसे ओवर टाइम करने के लिए थोड़ी कहेंगे, आप ये थोड़ी कहेंगे 10 से 5 ऑफिस टाइम है, इसके बाद पुरुष से रुकने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन महिला से नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये महिलाओं के कार्य। अब ये विषय ऐसा है जिसमें विशाखा के मामले में उन्होंने कहा कि चूंकि इस विषय पर कोई कानूनी नहीं, एग्जीक्यूटिव ने भी कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं दे रखे हैं, इसलिए इस विषय पर हम निर्देश दे रहे हैं अपनी उस अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए जो पूर्ण न्याय है, क्योंकि ये वर्ग है जिसको पूर्ण न्याय की जरूरत है, और ये वर्ग हर जगह है, इसलिए यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने वाले नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो पूर्ण न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब कुछ करने की ताकत अनुच्छेद 142 में उनके पास है। अनुच्छेद 142 एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत है, और इसमें कोई भेद नहीं लिखा है कि इसका प्रयोग क्रिमिनल मामलों में किया जाएगा या सिविल मामलों में, हर मामले में इसका प्रयोग होगा। दैट इज पुट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर ए स्टैट्यूट और अंडर ए, ठीक, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे जिस रूप में न्यायालय के समक्ष लाया गया हो, और मामले की प्रकृति कोई हो, का वाद या विषय, वाद या विषय से पहले कोई विशेषक शब्द नहीं है। विषय, इसमें प्रोसीडिंग्स भी शामिल हो जाएंगी, जिन्हें न तो वाद कहा जा सकता है और न विषय कहा जा सकता है। लिटरली, जैसे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, अवमान की प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। आपको मालूम है कि विनय चंद मिश्रा का मसला ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था अनुच्छेद 129 में। अनुच्छेद 129 में उन्होंने कहा था कि हम विनय चंद मिश्रा का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, और सस्पेंडेड सेंटेंस 6 सप्ताह का दिया था। सस्पेंडेड सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वो तुरंत लागू नहीं होगा, निलंबित है, अगर अगली बार आप करोगे तो फिर यह लागू हो जाएगा। सस्पेंडेड सेंटेंस 6 सप्ताह का ये उन्हें दिया था, और विनय चंद मिश्रा में ये बात उठी थी कि यू कैन नॉट सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ ए प्रैक्टिसिंग लॉयर, ठीक है, बिकॉज दिस पावर हैज बीन गिवन बाय ए स्टैट्यूट विच इज नेम्ड बाय द लेजिस्लेचर एज ए एडवोकेट एक्ट, ठीक है ना। उसके अंतर्गत किसे प्राप्त है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को। तो कोर्ट ने कहा था इट इज माय कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक है, ये हमारी संवैधानिक शक्ति है, और संविधान की शक्ति पर किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। और जब इंस्टीट्यूट के द्वारा नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता तो भले ही एडवोकेट एक्ट कुछ भी कहता हो, हमारी जो कंटेम्प्ट की शक्ति है, जिसमें हम किसी को अपने अपमान के लिए दंड दे सकते हैं, उसके अंतर्गत हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी हो। अनुच्छेद 142 की सहायता से। अनुच्छेद 129 अपमान के लिए दंड देने की शक्ति देता है, लेकिन अपमान के लिए क्या दंड दिया जाए? फाइन लगाया जाए, चेतावनी दी जाए, कारावास दिया जाए, आपको प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाए, क्या दंड दिया जाए? इस विषय पर अनुच्छेद 129 कुछ भी नहीं कहता। तो इस विषय पर अनुच्छेद 142 की ताकत का हम उपयोग करेंगे पर्टिकुलर मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए।
अगर हमें लगेगा फाइन लगाना जरूरी है, फाइन लगाएंगे। अगर हमें लगेगा सस्पेंडेड सेंटेंस देना जरूरी है, सस्पेंडेड सेंटेंस देंगे। अगर हमें लगेगा कि लाइसेंस कैंसिल करना जरूरी है तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अनुच्छेद 142 में ये कहा। लेकिन आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि ये शक्ति कैसी है, सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। ये प्रतिस्थापित यानी सप्लांट करने के लिए हमें दी गई शक्ति नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा वी आर नॉट ए डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट, हम सिर्फ विवादों के न्यायालय नहीं है, हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की भूमिका देखी है वो प्रॉब्लम सॉल्वर की देखी है। ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम सॉल्वर की न देखी होती तो सलाहकारी अधिकारिता उनके पास नहीं होती है। तो सिर्फ इतना ही होता कि अगर ये गड़बड़ हो जाए तो निर्णय वो करेंगे, ये गड़बड़ हो जाए तो निर्णय वो करेंगे। लेकिन नहीं, निर्णय के अलावा भी उनकी भूमिका देखी गई है। ठीक है, ये कहा कि अगर विधि तथ्य का कोई प्रश्न पैदा होता है तो उनकी राय के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, फेडरल करेक्टर में अगर कोई गड़बड़ पैदा होती है, स्टेट स्टेट लड़ने लगते हैं, सेंटर स्टेट लड़ने लगती है, तो मूल क्षेत्राधिकार होगा। तो जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जो नेचर बनाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर का बनाते हैं, डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट का नहीं। डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट विवादों का न्याय निर्णय करने वाला न्यायालय, ये तो बहुत छोटी बात हो गई। विवाद का समाधान करने वाला न्यायालय, ये बहुत बड़ी बात हुई। डिस्प्यूट सेटलिंग जो रोल है वो तो पंच निभा देते हैं, लेकिन भगवान प्रॉब्लम सॉल्वर है, ईश्वर प्रॉब्लम सॉल्वर है। ठीक है ना, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हर प्रकार का काम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम डिस्प्यूट सेटलिंग कोर्ट नहीं है, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और जो प्रॉब्लम सॉल्वर है तो हमें पूर्ण न्याय करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो दिया गया, लेकिन एक सीमा लगानी चाहिए, और वो सीमा सेल्फ इंपोज्ड है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं कहा, लेकिन अच्छा आदमी वही है या अच्छा इंस्टीट्यूशन वही है जो अपनी शक्तियां इस प्रकार इंटरप्रिटेट करता है कि वे शक्तियां क्यों दी गई, क्यों दी गई, जिस लिए दी गई, उस उद्देश्य को पहचान कर, उस उद्देश्य से संगतता रखते हुए जो निर्वचन उसकी शक्तियों का संभव है वही ग्रहण करे। अगर ऐसा व्यक्ति है तो ही उसे अच्छा आदमी कहते हैं या अच्छा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्ति को इस प्रकार व्याख्यायित किया है कि हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, तो प्रॉब्लम उठे, ठीक है ना, तो हमें इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। प्रॉब्लम उठे ही ना और हम जबरदस्ती उठाएं, ठीक है ना, और फिर इस शक्ति का प्रयोग करें तो दुरुपयोग है। ठीक है, तब तो दुरुपयोग है। और प्रॉब्लम उठी, इसका मतलब यह हुआ कि जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अगर किसी स्थिति को शासित करने के लिए कोई इंस्टीट्यूट है और उस इंस्टीट्यूट को लागू करें और प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, और फिर भी हम अपनी शक्ति का प्रयोग करें, तो ये ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, बल्कि फिर ये निरंकुश ढंग से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर कहीं इंस्टीट्यूट है किसी बात को लागू होने के लिए और उसके मुताबिक हो सकता है काम, ठीक है, यानी विवाद का या विषय का पूर्ण न्याय निर्णय संभव है, तो हम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शन है, और इसीलिए उन्हें सुपीरियर इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि शक्तियां जिस भाव के लिए हैं उस भाव को ध्यान में रखकर शक्तियों का अर्थान्वयन। और उन्होंने कहा आगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उन्होंने ये कहा कि चूंकि एडवोकेट एक्ट एक डिटेल्ड प्रोसीजर देता है जो मिसकंडक्ट के मामले में अधिवक्ता को प्रैक्टिस से बाहर करने के लिए उन्हें अधिकृत करता है, तो ये ठीक है
कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जुडिक्शन अलग है और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी आ सकता है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज है, खाली यही नहीं है। तो यह संभव है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करे तो हम 142 129 को साथ में पढ़कर जो चाहे सो दंड दे दें, लेकिन क्योंकि इस विषय को लागू होने के लिए एडवोकेट एक्ट मौजूद है और उसके मुताबिक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंतर्गत ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी दंड दिया जा सकता है, इसलिए आगे से इस प्रकार से अधिवक्ता के संबंध में न्याय निर्णय का हक किसको रहेगा? बार काउंसिल को ही रहेगा। हम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या किया है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश कई बार सुप्रीम कोर्ट ने दिए, क्योंकि जो संबंधित अधिनियम है दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम, अब तो वो शायद विजिलेंस एक्ट बना दिया है उन्होंने, उसमें सीबीआई के संबंध में सारी चीजें कही हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश हम किसी भी मामले में दे देंगे। कारण यह है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किसी भी मामले में कराने के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। अगर केंद्र कराना चाहता है, अगर केंद्र किसी मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है तो राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। यह इसलिए रखा गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को बचाया जा सके, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनका विषय है और केंद्र को अगर अधिकृत कर दिया जाएगा कि उनकी सहमति के बिना किसी इस मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे तो संघर्ष संभव है। ठीक है, फेडरल पॉलिटी में इसलिए यह प्रोविजन रखा गया, न कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को बचाने के लिए। यह नहीं है, यह नहीं है। इसलिए इस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदत्त अधिकारिता की जो प्रकृति है उसको ध्यान में रखकर अगर किसी मामले में हमें लगेगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और ना तो केंद्र कुछ कर रहा हो ना राज्य कुछ कर रही, तो जस्टिस अकॉर्डिंग टू स्पिरिट ऑफ द लॉ, ठीक है, इस उस मामले में अगर पूर्ण न्याय करने के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश देने की जरूरत होगी तो हम देंगे। ठीक है ना? तो आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, आप कहेंगे, कहता उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी बात या कार्यवाही में, यानी स्वतंत्र रूप से यह कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है ना, उसके समक्ष लंबित किसी बात या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। और इस प्रकार पारित डिग्री या आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगी। यानी वो कोई भी डिग्री या कोई भी आदेश ये दे सकते हैं, लेकिन अगर देते हैं तो खाली आदेश देने से काम थोड़ी चलेगा, उसका इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए। तो इन्फोर्समेंट करने के लिए संसद विधि बनाई, यानी निष्पादन की विधि। जैसे सिविल कोर्ट डिग्री पारित करेगा, लेकिन निष्पादित कैसे होगी? निष्पादन डिग्री का करने में क्या क्या निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा, इसके संबंध में आदेश 21 पूरी डिटेल्ड प्रोसीजर देता है। ठीक है ना? और आप धाराएं भी देखते हैं 56, 57, 58, 59, 60 से लेकर के 73 तक। ठीक है, वहां डिटेल्ड प्रोसीजर दे रखा है, बल्कि 74 भी शायद शामिल है। हाँ, 74 भी शामिल है, क्योंकि 75 से कमीशन है सीपीसी में। ठीक है, तो एक डिटेल्ड प्रोसीजर दे रखा है। तो ऐसे ही डिग्री या आदेश हो जाना अलग बात है और उसका इन्फोर्समेंट होना अलग बात है। तो इन्फोर्समेंट के लिए संसद कानून बनाएगी, और जब तक संसद कानून और जो संसद बनाए कि ये किया जा सकेगा इस डिग्री को लागू कराने के लिए, जो नहीं मानेगा जेल भेज देंगे, प्रॉपर्टी नीलाम कर देंगे, जैसे भी इन्फोर्समेंट के जो तरीके विनिश्चित करने का और सुनिश्चित करने का मन संसद का हो वो बना दे। और संसद ने बनाया है कानून, और जब तक संसद ना बनाए तब तक राष्ट्रपति। लेकिन संसद ने
बना दिया है कानून, उसके मुताबिक ये डिग्री और आदेश प्रवर्तित किए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने के लिए दी गई शक्ति है, ठीक है। और आपका सबसेक्शन 2, तो वो कोई विशेष बात नहीं कहता संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर करने के, किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश करने के अथवा अपने किसी अपमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। तो ये कोई बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि या तो संसद कानून बना दे, और अगर संसद कानून बनाती तो संसद द्वारा बनाए गए कानून में जो उपबंध होंगे उस संबंधित स्थिति के उत्पन्न होने पर वे ही उपबंध लागू होंगे। लेकिन अगर कोई उपबंध नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर विधि ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने अपमान के लिए अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन का आदेश देना चाहता है तो वो भी दे सकेगा, किसी व्यक्ति से किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण के लिए कहना चाहता है तो वो भी कह सकेगा, ठीक है ना। और अथवा प्रयोजन के कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति उनके पास रहेगी, और इन शक्तियों का प्रयोग वो संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसके अधीन रहते हुए करेंगे। उसके अधीन रहते हुए करने का मतलब ये हुआ कि उस विधि में अगर कोई प्रोसीजर दिया होगा तो उसको फॉलो करेंगे, और अगर नहीं दिया होगा तो स्वयं अपने हिसाब से जो प्रोसीजर उचित समझेंगे वो देंगे। तो ये उनकी पूर्ण न्याय करने की शक्ति हुई। अब उनकी पुनर्विलोकन की शक्ति और उनकी मिसलीनियस शक्तियां, इसके बारे में हमें लगता है कल खत्म हो जाना चाहिए, तो कल सुप्रीम कोर्ट चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। देखेंगे।